जो भी फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हो वो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। कुछ ही देर में हम आपके समक्ष भगत सिंह आज भी प्रासंगिक विषय को लेकर आ रहे हैं। साथ ही आप सबों से आग्रह है कि जो भी हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हो वो जुड़ जाएं। साथियों, आज शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती है और इस अवसर पे भगत सिंह की प्रासंगिकता के विषय को लेकर मैं आपके समक्ष हूँ। साथ ही मैं अपनी बात रखने से पहले भगत सिंह के संबंध में लिखी गई कविता, यूँ तो भगत सिंह के संबंध में कई एक लोगों ने उनके बारे में कविता लिखी है, लेकिन मैं अवतार सिंह पास के द्वारा लिखी गई कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसके बाद मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा। तो साथी, शहीद भगत सिंह पहला चिंतक था पंजाब का। सामाजिक संरचना पर जिसने वैज्ञानिक नजरिया से विचार किया था। पहला बौद्धिक जिसने सामाजिक विषमताओं की पीड़ा की जड़ों तक पहचान की थी। पहला देशभक्त जिसने मन में समाज सुधार का एक निश्चित दृष्टिकोण था। पहला महान पंजाबी था वह जिसने भावनाओं और बुद्धि के सामंजस्य के लिए धुंधला मान्यताओं का सहारा नहीं लिया था। ऐसा पहला पंजाबी जो देशभक्त के प्रदर्शनकारी परपंच से मुक्त हो सका। पंजाब की विचारधारा को जिसकी देन सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम फेंकने और फांसी के फंदे पे लटक जाने से कहीं अधिक है। भगत सिंह ने पहली बार पंजाब को जंगलीपन, पंजाब पहलवानी और जहादत से मुक्त, बुद्धिवाद की ओर मोड़ा था। जिस दिन फांसी दी गई थी उसे उसकी कोठरी से लेनिन की पुस्तक मिली जिसका एक पन्ना मोड़ा था। पंजाब की जवानी की उसकी आखिरी दिन से इस मुड़े पन्ने से बढ़ता है आगे चलना है आगे। साथियों, भगत सिंह के संदर्भ में अवतार सिंह पास के लिखी गई कविता बहुत ही शारगार्वित कविता है और इस कविता के बाद में उन्होंने बहुत बड़े बिंब खींचने की प्रयास किया है और उसने छोटी से गागर में सागर भरने का काम किया। साथियों, यूँ तो भगत सिंह बहुत बड़े शख्सियत थे। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 1907 में हुआ था। साथियों, भगत सिंह की यह बात बिल्कुल सही साबित हुई कि अंग्रेज उन्हें मार सकते हैं परंतु उनके विचार को नहीं मार सकते। नेहरू ने भी
भगत सिंह के संदर्भ में उचित कहा था कि भगत सिंह फिनोमिना थे। उनके छोटी सी जिंदगी में इतने बड़े आदर्श, भारतीय स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता, मजदूरों और किसानों के उत्थान के लिए उनका कार्यक्रम, धार्मिक, जातिवादी संकीर्णता के प्रति उनका गैर समझौतावादी दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीयवाद में पूर्ण विश्वास और सबसे खास उनका अडिग साहस और आत्म बलिदानी नायकत्व, इस पर सहजता से विश्वास तो नहीं किया जा सकता है। पर साथियों, कुल मिलाकर, सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये भगत सिंह आकाश के धधकता हुआ तारे के जैसा थे। वो उस सदी के महान नायक थे। साथियों, आज के समय के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मौजूदा समय शायद अब तक का सबसे कठिन, क्रूर और सबसे हिंस समय है, जहां सिर्फ चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। साथियों, इंसान और इंसानियत पर आज सबसे अधिक खतरा है। एक तरफ पूंजीवाद आज छद्म रूप धारण कर बाजार, संस्कृति, साहित्य, समझ, विचार, सोच पर हावी है। वहीं दूसरी ओर अमीर तेजी से अमीर हो रहा है और गरीब तेजी से गरीब। गरीबों और अमीरों के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। आज आम आदमी रोटी के लिए मोहताज है और वो लोग जो सत्ता के गलियारों में, सत्ता के करीब हैं, नेता, पूंजीपति, नौकरशाह, दलाल, ये माला माल है, ये लाल है, ये मस्त है और बाकी आम आदमी आज पस्त है। दोस्तों, आम आदमी की स्थिति बहुत ही बदतर है। ऐशो आराम पर, इनके नाक नखड़े पर प्रतिदिन जनता की गाड़ी कमाई का लाखों रुपए मिनटों में पानी की तरह बहाया जा रहा है। या यहाँ की 70% गरीब आदमी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। इन्हीं परिस्थितियों के विरोध आज से 9 दशक पूर्व शहीद आजम भगत सिंह ने आवाज बुलंद किया था और क्रूर साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। दोस्तों, भगत सिंह ने जिन शक्तियों के विरोध लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, वो शक्तियां आज भी बलवती है। साम्राज्यवाद, नौपनिवेशवाद, पूंजीवाद की बर्बरता आकृति है, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, सामंतवाद, भूमंडलीकरण आदि। आज सांप्रदायिक फांसीवाद के कारण के काम करने के तरीके भी बदले हैं, पहले से अधिक हिंस हुए हैं। ऐसी स्थिति में भगत सिंह आज भी प्रासंगिक है दोस्तों। ऐसी स्थिति में भगत सिंह आज भी प्रासंगिक है दोस्तों। साथियों, क्योंकि भगत सिंह की लड़ाई मात्र ब्रिटिश हुकूमत से नहीं थी, उनकी लड़ाई साम्राज्यवाद, पूंजीवाद से थी। उनका कहना था आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों की चंगुल से छुटकारा पाने का नाम नहीं है। आजादी का मकसद सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं है। उनका कहना है वो संपूर्ण स्वतंत्रता है। भगत सिंह अन्याय के
पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि मनुष्य द्वारा मनुष्यों का शोषण न हो, राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का शोषण न हो। संप्रदायवादी साम्राज्यवादी के नाम पर विख्यात ये शोषण का स्वरूप जो है उसका खात्मा किया जाए और उसके खात्मा के बगैर, उसकी समाप्ति के बगैर मनुष्य मानवता का शोषण, मानवता की उसकी कलेश से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, यह असंभव है। उन्होंने कहा था कि तत्कालिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि राजनीतिक फिसल गए हैं। गरीब मेहनतकश और किसान को स्पष्ट समझा देने की जरूरत है कि तुम्हारा असली दुश्मन पूंजीवाद है, तुम्हारा असली दुश्मन पूंजीवाद है। इसीलिए तुम्हें उनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और उनके हत्थे चढ़ने से कुछ नहीं हो, उनकी हत्थे चढ़कर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मजदूर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार, महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाए नौजवानों को नील रही है। इजारेदारों को फायदा दिलाने के लिए सत्तासीन किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कानून लाकर यह साबित कर दिया है कि वह पूर्ण रूपेण इजारेदारों के हाथ की कठपुतली है, उनके इशारे पे नाचने वाला मोहरा मात्र है। साथियों, 2 फरवरी 1931 को नौजवानों, राजनीतिज्ञों, कार्यकर्ताओं के नाम अपने पत्र में सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने समाज को ये दिशा निर्देश दिए थे कि भारतीय समाज को उस समय की क्रांतिकारी शक्तियों का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा था कि असली क्रांतिकारी सेनाएं शहरों में नहीं, वो गांव में है, वो फैक्ट्रियों में रहते हैं, किसान और मजदूर हैं। लेकिन पूंजीपतियों के इशारे पे चलने वाले नेता उन्हें छू नहीं सकते हैं, उनके सामने आ नहीं सकते हैं। लोगों को इसकी हिम्मत नहीं है या सोता हुआ शेर को जगा सके। सोता हुआ शेर अपनी नींद से अगर जाग गया तो फिर उसे लक्ष्य की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कारण है कि हमारे नेता किसानों के बजाय साम्राज्यवाद शक्तियों के साथ समर्पण करना ज़्यादा उचित समझते हैं और ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी मंशा पूर्ण क्रांति की नहीं है। साथियों, आज भी भगत सिंह ने जो बातें 1931 में लोगों को संकेत कराया था, लोगों को आगाह कराया था, लोगों को इसकी और दिखलाया था कि हमारे नेता समाजवादी शक्तियों, साम्राज्यवादी शक्तियों के पिछले हैं, ये मजदूर और किसानों के हित कर नहीं है। आज इतने वर्षों के बाद भी, आज 90 वर्ष के बाद आज भी वही स्थिति है जिसे 90 वर्ष पूर्व भगत सिंह जैसे शहीद ने, भगत सिंह जैसे दूरदृष्टा ने कहा था। आज भी वही माहौल है कमोबेश। साथियों, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, उन्होंने अपने पत्र में घोषणा की थी कि क्रांतिकारियों का विश्वास है कि क्रांतिकारियों को यह विश्वास है कि देश की आज़ादी क्रांति से ही मिल सकती है। वे आज भी क्रांति के लिए प्रयासरत हैं। साथियों, तो उस समय की जो बातें हैं
वो कम कर नहीं आंकी जा सकती है। वो उन्होंने क्रांति के रूप और उसके सामने स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था क्रांति का अर्थ केवल यह नहीं कि हम विदेशी शासकों और उसके पिछल्लों से क्रांतिकारियों को सशस्त्र संघर्ष करना है। सिर्फ अंग्रेजों और उसके पिछल्लों से ही लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कहा क्रांति का मतलब, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सशस्त्र संघर्ष के साथ साथ हमें नवीन सामाजिक के द्वारा देश को मुक्त कराना होगा। नवीन सामाजिक सोच के तहत ये आगे बढ़ना होगा। क्रांति पूंजीवाद, वर्गवाद तथा कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत कर देगी। क्रांति का मुख्य उद्देश्य था सिर्फ अंग्रेजों से आजादी लेना नहीं, बल्कि क्रांति का मकसद था पूंजीवाद, वर्गवाद, भेदभाव और समाज में जो व्याप्त विशेषाधिकार था, उस विशेषाधिकार का खात्मा करना था। साथियों, 6 जून 1929 को अदालत में उनका बयान हुआ और उन्होंने स्पष्ट कहा उन्होंने लोगों को प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्रतिरोध करने के लिए असेंबली के फर्श पर बम छोड़ा था उनके पास, और उन्होंने साफ कहा कि हम उन लोगों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनके मुख में आवाज नहीं है, जिनमें प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है। उनकी प्रतिनिधित्व करते हुए हमने असेंबली पर बम फेंककर उनके हृदय विदारक व्यथा को अभिव्यक्ति के दूसरे कोई साधन नहीं थे। हमारा एकमात्र ध्येय था बहरों को अपनी आवाज सुनाना और समय की चेतावनी उन लोगों तक पहुंचाना कि उनकी उपेक्षा कर रहे थे। साथियों, आज 1929 में अदालत के समक्ष उन्होंने बताया कि बम फेंकने का मेरा ध्येय यही था, बहरों को सुनाना। आज भी हमारे सत्ता सिंह बहरों से कम नहीं है। आज भी पूंजीपतियों के हित में सारे कानून बनाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता काल में स्थापित सार्वजनिक निकायों को औने पौने दाम में पूंजीपतियों के हाथों में बेचे जा रहे हैं। पूरे सार्वजनिक उद्यम को निजीकरण के हाथों में बेचे जा रहे हैं। जबकि भगत सिंह चाहते थे आजादी के साथ ही पूंजीपतियों का खात्मा हो, साम्राज्यवादी शक्तियों का नाश हो, पर आज उनसे ज्यादा बलवती रूप में आज सामने है। सत्ता पर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वो काबिज है। नजारा आज साफ दिखने लगा है। तो दोस्तों, साथियों, जिन्होंने भगत सिंह जैसे लोगों ने जो सपने देखे थे, जो आज़ादी के लिए ताना बाना बुने थे, वो आज वो सपने टूट कर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, भगत सिंह ने लिखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीबी है। गरीबी एक अभिशाप है, एक दंड है। गरीब रूपी अभिशाप को खत्म करने के लिए भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी साथियों ने ये चाहा था कि उनके शोषण के
जो साम्राज्यवादी शोषण के जो स्वरूप है उनको खत्म किया जाए, क्योंकि उसके बगैर क्रांति सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बगैर क्रांति के गरीबों की गरीबी नहीं मिटाई जा सकती है। क्रांति के द्वारा ही पूंजीवाद, वर्गवाद, विशेषाधिकार को समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए भगत सिंह जैसे लोग क्रांति के पक्षधर थे। साथियों, आज भगत सिंह ने ये कहा कि हम नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, हम नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद। और आज़ादी के समय से लेकर आज तक जब भी देश में किसी भी तरह के आंदोलन होते हैं और आंदोलनकारी इसी नारे को आज भी अपनाए हुए हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। तो उनका मानना था कि आप वाकई इसे चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाना एक महज शौक नहीं है, एक महज औपचारिकता नहीं है, ये क्रांति का बिगुल है और ये बताता है कि वाकई आप चाहते हैं, आप बदलाव चाहते हैं, वाकई आप परिवर्तन चाहते हैं, वाकई आप शोषण के विरोध आवाज उठाकर एक ऐसी शोषण का अमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं और वैसा समाज चाहते हैं जिससे कि समाज बेहतरी हो और तमाम लोग एक जैसे स्थिति में जीने के लिए ललायित हो। उन्होंने कहा था कि असेंबली में बम की अवधारणा पर उन्होंने व्याख्या किया कि उनके अनुसार क्रांति का अर्थ मौजूदा समाज, मौजूदा शोषण पर आधारित समाज व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना और उसकी जगह समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। उन्होंने कहा बम फेंकना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद था कि हम ऐसे शोषणवादी व्यवस्था को जड़ समेत उखाड़कर और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, उनका ध्येय था। और उन्होंने कहा कि इस तरह के ध्येय की पूर्ति के लिए फौरी रूप से हम सत्ता की बात भी चाहते हैं। साथियों, भगत सिंह क्रांति का लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ग चेतना को विकसित करने पर जोर देते थे। उन्होंने कहा कि क्रांति का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब आवाम में वर्ग चेतना विकसित होगा और आपसी भेदभाव, उन्होंने इसीलिए कहा कि आपसी भेदभाव और तंग दिली को समाप्त कर अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने की आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के बीच जड़ता और यथार्थ स्थिति बनाए रखने के लिए मजबूरी भी है, बखूबी उसे समझने की जरूरत है। जब गतिरोध की स्थिति लोगों को उसकी शिकंजे में जकड़ लेती है तो किसी भी प्रकार की तब्दीली से वो हिचकते हैं। इसी स्थिति से लोगों को निकालने के लिए, जड़ता को सक्रियता में लाने के लिए उन्हें क्रांतिकारी भावनाओं में सिर्फ परिचित कराने की जरूरत है। लेकिन आज हमारे साथी ये काम से भी, जिन्हें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, देश में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए अवाम के बीच में क्रांति के महत्व को, संघर्ष के महत्व को बतलाने की जरूरत थी, वो आज बतलाया नहीं जा रहा है। इसकी भी जरूरत है साथियों। भगत सिंह ने कहा था कि आतंकवाद विशेष करके व्यक्तिगत आतंकवाद
का हम विरोध करते हैं। साथियों, कुछ सिरफिरे लोग भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी कहते हैं, उस जमाने में भी और आज भी। इसीलिए भगत सिंह ने खुद ही इन बातों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हम आतंकवाद और विशेष करके व्यक्तिगत आतंकवाद का हम विरोध करते हैं। ऐसा लगता है कि आतंकवादी की तरह हम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं। क्रांतिकारी सोच के पीछे जो मुक्तिगामी संघर्ष की भावना काम करती है वह वतन परस्ती और साम्राज्यवाद विरोधी थी। इसके लिए वर्तमान समाज व्यवस्था में परिवर्तन की इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। साथियों, आजादी के 73 वर्ष बीत गए। आज भी भूख, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता चरम पर है। पूंजीपति सत्ता को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के 70% जनता आज भी 2 जून रोटी के लिए मुहताज है। आज बड़ा ही भयावह स्थिति है। अराजकता अपने चरम पर है, सत्ता निरंकुश हो गई है। आपातकाल से भी भयावह स्थिति है। अगर कोई विरोध करता है तो या तो उसके पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं या फिर उनका कत्लेआम करा दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और सबसे सहज रूप में है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वैसे लोगों को वो देशद्रोही कहते हैं। ये बड़ा ही शर्मनाक बात है दोस्तों। तो भगत सिंह के अनुयायियों को, जिन्होंने भगत सिंह के रास्ते पे चलकर देश की बेहतरी की बात करते हैं, उन्हें ये सत्तासीन उन्हें देशद्रोही कहने के लिए कतई नहीं चूकते हैं। जबकि साथियों, भगत सिंह देश में शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए संघर्ष और उसके संघर्ष के पक्षधर थे। और वे साम्राज्यवाद के साथ साथ पूंजीवाद, सामंतवाद, शोषणवाद, उत्पीड़न में भी मेहनत कशों, किसानों की स्वतंत्रता चाहते थे, उनकी आज़ादी चाहते थे। भगत सिंह ने जिस समाज व्यवस्था और राजनीतिक से घृणा करना चाहते थे, वे अपनी संपूर्ण भयावहता के साथ आज भी वो समाज में मौजूद है। ऐसी शक्तियां के बगैर समाप्त किए हुए, ऐसी शक्तियों को बगैर नष्ट किए हुए, वैसे शक्तियों को बगैर शक्तिहीन किए हुए हम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना मुश्किल है। साथियों, आज ये देश नौजवानों का देश है। मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा कि ये देश नौजवानों का बहुल्य देश है। यहाँ आज अगर आबादी की दृष्टि से देखें तो नौजवानों की संख्या सर्वाधिक है। और भगत सिंह जैसे नौजवान ने ही देश की बेहतरी के लिए अपनी कुर्बानी दी। जरूरत है उन नौजवानों की वो सच्चे सूझबूझ के साथ भगत सिंह के बुलंद इरादों के साथ सामने आए। वो चकाचौंध के मृग तृष्णा से दूर हटकर सच्चाई और हकीकत को आईने में देखकर वो सामने आए और देश की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, वो युवाओं की बेहतरी के लिए आगे आए और अमूलचूल परिवर्तन के लिए कर
भगत सिंह के सपनों का देश बनाएं, तभी भगत सिंह की सही श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद साथियों। और मैं अपनी शब्द को विराम देने से पूर्व एक छोटी सी कविता की लाइन आपके बीच रख रहा हूं। जिन पिचासों ने तुमको केवल रखा बनाकर सदा गुलाम, जिस पिचासों ने तुमको केवल बनाकर रखा सदा गुलाम, उसको धूल धूलित दूषित करके जड़ से काटो उसका नाम। लड़ रहे हैं इसलिए इंसानियत जग में जी सके, इंसान का खून कोई शैतान ना पी सके। धन्यवाद साथियों। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और पुनः मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते दूसरे विषय को लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और चाहूँगा कि आप अगर हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, पसंद करें, अपने मंतव्य दें, अपने दो टूक शब्द में हमारी जो अभिव्यक्ति है उसको किस रूप में आपने देखा, पाया, महसूस किया, उस पर अपने विचार, अपने मंतव्य एक स्वस्थ मानसिकता से ग्रसित होकर अपने विचार को आप रखने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद साथियों। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर पुनः मिलूंगा मैं आपसे अगले शब्द।